लक्ष्य से ज़्यादा दूर नहीं, बस अपनी रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। लक्ष्य से ज़्यादा दूर नहीं, बस अपनी रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री के 2 नंबर वाले टॉप मोस्ट VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सब क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में आने की ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपका और भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो महत्वपूर्ण वीडियो है उससे आपका अपलोड किया जा रहा है। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिएगा। और हाँ प्यारे बच्चों, आपका हिस्ट्री का महातांडव वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग चैनल पे विजिट करके टॉप 200 क्वेश्चन का महातांडव वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग देखते हुए चलते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है कि पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। ये बहुत ही ज्यादा VVI क्वेश्चन है और कई बार आपका जेक बोर्ड में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो देखिए, पुरातत्व 2 शब्दों पूरा और तत्व से मिलने पर बना हुआ है। देखिए, जो पुरातत्व है ये 2 शब्द मिलने से बना हुआ है। कौन कौन सा शब्द? तो एक शब्द है आपका पूरा और दूसरा शब्द है आपका तत्व, ठीक है। जिसमें पूरा का अर्थ होता है प्राचीन और तत्व का अर्थ सामग्री होता है। जिसमें याद रखिएगा, पूरा का अर्थ क्या होता है? प्राचीन होता है, यानी कि पुराना होता है। और जिसमें आपका तत्व का अर्थ क्या होता है? सामग्री होता है। अर्थात उत्खनन यानी कि खुदाई से जो प्राचीन सामग्री प्राप्त होती है उसे पुरातत्व कहते हैं, जैसे पत्थर, सिक्का, हड्डी आदि, ठीक है। यानी कि अर्थात खुदाई उत्खनन से जो भी प्राचीन यानी कि पुराना सामग्री प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं? पुरातत्व कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल हो गया पत्थर हो गया, सिक्का हो गया, मनका हो गया, हड्डी हो गया, ठीक है। ये सब क्या है? पुरातत्व के एग्जाम्पल है। क्लियर है बच्चों? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि प्राचीन भारत इतिहास के अध्ययन के कौन कौन से प्रमुख स्रोत हैं। देखिए, हम लोग पढ़ते हैं कि मगध महाजनपद आपका क्या था? आपका सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, ठीक है। बहुत सारे इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? ये हम लोग कैसे, इसका स्रोत क्या है, ये हम लोग कैसे जानते हैं, कैसे इसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो देखिए, एक तो होता है आपका पुरातात्विक स्रोत यानी कि खुदाई से जो हमें प्राप्त होती है। दूसरा आपका साहित्यिक स्रोत यानी कि उस समय के जो भी विद्वान के द्वारा किताब लिखा गया है उससे हमें जानकारी मिलती है। ये सब आपका 2 स्रोत है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि पुरातात्विक वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए हड़प्पा सभ्यता के 4 नगरों के नाम लिखे। देखिए, पुरातात्विक वैज्ञानिकों के द्वारा बहुत सारे हड़प्पा स्थान खोजे गए, ठीक है। उनमें से कोई 4 का नाम लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं कि पुरातत्व वैज्ञानिकों के द्वारा हड़प्पा सभ्यता के कई नगरों की खोज की गई, जिनमें से 4 है आपका। एक हड़प्पा हो गया आपका, दूसरा मोहनजोदड़ो हो गया, चंदड़ो हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, राखीगढ़ी हो गया। ये सब आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। कोई सारी लिखना है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हिंदू धर्म के 2 महाकाव्यों के नाम लिखे। तो एक लिख सकते हैं रामायण और दूसरा क्या लिख सकते हैं? महाभारत लिख सकते हैं। साथ ही साथ ये भी लिख सकते हैं पहला रामायण जिसे आपका किसके द्वारा लिखा गया है? तो जिसे आपका महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। दूसरा लिख सकते हैं महाभारत जिसे आपका किसके द्वारा लिखा गया है? तो महर्षि वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है कि अभिलेख किससे कहते हैं, इसका क्या महत्व है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, प्राचीन काल में विभिन्न राजवंश द्वारा अपने राज्य देश को पत्थर या ताम्र पत्र पर लिखने की कला अभिलेख कहलाता। यानी कि अभिलेख किसे कहते हैं? तो जो भी आपका प्राचीन काल में जो भी राजवंश थे, जो भी राजा थे, वे अपना राज्य देश को यानी कि जो आदेश होता था राज्य का, तो अपनी जो उपलब्धि होती थी उससे क्या करते थे? पत्थर या तो ताम्र पत्र पर लिखवाते थे, ठीक है। तो इसी जो लिखवाने की जो कला होती थी ना, उसी को क्या कहते थे? अभिलेख कहा जाता था। और अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो अभिलेख शास्त्र कहते हैं। इसे भी आपको ऐड करना है। ये अति महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि उन्हें पढ़कर तत्कालीन समाज, भाषा, धर्म, शासन व्यवस्था आदि की जानकारी प्राप्त की जाती है। यानी कि ये जो अभिलेख होते हैं बच्चों, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि अभिलेख को पढ़ करके हमें ये पता चलता है कि उस समय की जो समाज थी ये कैसा थी, उस समय की भाषा क्या थी, उस समय का धर्म कैसा था, उस समय की शासन व्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। क्लियर है? उसके बाद देखिए बच्चों, 6ठा क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन मैं आप सभी को करवा रहा हूँ ना, ये सारा क्वेश्चन आपका PYQ क्वेश्चन है और यही सब
सब क्वेश्चन घुमा फिरा करके आता है। एक चीज आप लोग दिमाग में डाल लेना है कि कोई भी वायरल क्वेश्चन फायरल क्वेश्चन कुछ भी नहीं होता है, बस एक चीज पढ़ना है, PYQ क्वेश्चन पढ़ना है। और मैं जितना भी क्वेश्चन आपको करवाता हूं PYQ क्वेश्चन करवाता हूं और उसी से अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिलता है। बाकी बस जो भी आपको कहते हैं कि ये कर दे रहा हूं, ये आ जाएगा, ये वायरल हो गया, ये हो गया, वैसा कुछ भी नहीं होता है बच्चों। बात समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अपना भाई बहन समझ करके मैं आपको समझा रहा हूं। बाकी बस पढ़िए सब कुछ, लेकिन यही PYQ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप लोगों ने कई सर के टीचर के स्ट्रेटेजी वीडियो को देखा होगा, तो वहां पे क्या बोलते हैं कि 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए और 3 साल का जो प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर है उसे कर लीजिए, ठीक है। तो वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं जो ज्यादा से ज्यादा रिपीट होता है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि अशोक के अभिलेखों में उपयोग की गई 2 लिपियों के नाम लिखें। तो देखिए अशोक की जो अभिलेख है उसमें 2 लिपि कौन कौन से उल्लेख किए गए हैं, तो एक तो हो गया आपका ब्राह्मी लिपि और एक हो गया आपका खरोष्टी लिपि, ठीक है। तो ये आपका 2 लिपि हो गया। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि अकबर का जन्म कब और कहां हुआ था। तो याद रखना है अकबर का जन्म आपका 15 अक्टूबर कब हुआ था, 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। कहां पे हुआ था, तो ये आपका अमरकोट में हुआ था। और ये क्वेश्चन 2020 नहीं 2018 में भी पूछा गया, 22 में भी पूछा गया, 23 में भी पूछा गया और 25 में भी आने की फुल गारंटी लग रहा है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि निर्गुण और सगुण भक्ति में क्या अंतर है। ये 16, 18 और आपका 20 में भी पूछा गया है और 24 में भी पूछा गया है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा सगुण भक्ति, सगुण भक्ति परंपरा में क्या होता है, इसमें आपका शिव का पूजा किया जाता है, विष्णु का पूजा किया जाता है और उनके अवतार, शिव के अवतार कौन है, तो शिव का अवतार हो गया बजरंगबली हो गया, विष्णु के अवतार कृष्ण हो गया, श्री राम हो गया, ठीक है। तो ये सब देवियों की पूजा भी मूर्त के रूप में की जाती है, यानी कि मूर्त के रूप में किया जाता है आपकी सगुण भक्ति में। जबकि जो निर्गुण भक्ति है बच्चों, इसमें अमूर्त यानी कि मूर्ति का कोई भी आकार नहीं होता है और ना ही आपका इसमें क्या होता है निराकार और अमूर्त होता है, यानी कि कोई भी मूर्ति नहीं होती है, ना ही भगवान का कोई आकार दिया जाता है, सिर्फ इसमें ईश्वर की उपासना की जाती है, उसे आपका निर्गुण भक्ति कहते हैं। तो ये आपका सगुण भक्ति, ये हो गया निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में आपका विष्णु और शिव के अवतार की पूजा की जाती है, उसके आपके मूर्ति की पूजा की जाती है। जबकि निर्गुण भक्ति में आपका अमूर्त यानी कि बिना मूर्ति की पूजा की जाती है और बिना आकार की पूजा किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भक्ति आंदोलन के 4 प्रसिद्ध संतों के नाम लिखें। तो आपका रामानुजन हो गया, चैतन्य महाप्रभु हो गया, माधवाचार्य हो गया, नामदेव हो गया, वल्लभाचार्य हो गया, ठीक है। तो इनमें से कोई भी 4 का नाम लिख सकते थे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जिम्मी से आप क्या समझते हैं। तो देखिए बच्चों, जिम्मी शब्द का अर्थ संरक्षित श्रेणी के लोग से है। जिम्मी वे लोग थे जो उद्घटित धर्म ग्रंथ को मानते थे, जैसे इस्लामिक शासकों के क्षेत्र के रहने वाले और ईसाई धर्म, यानी कि जिम्मी किसे कहते हैं, तो एक संरक्षित श्रेणी के लोग थे और जो आपका क्या मानते थे, जो आपका उद्घटित यानी कि कह सकते हैं एक तरह से मुस्लिम धर्म का हो गया, आपका इस्लाम हो गया, ईसाई हो गया, इसी को आपका जिम्मी कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद देखिए और गैर जिम्मियों से, जैसे हिंदू गैर जिम्मी हो गया आपका, उससे आपका जजिया कर लिया जाता था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाली 4 महिलाओं के नाम लिखिए। तो देखिए 4 महिला कोई भी लिख सकते हैं। पहला लिख सकते हैं सरोजिनी नायडू, दूसरा बेगम हजरत महल, तीसरा रानी लक्ष्मीबाई, चौथा हो गया आपका महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी। फिर उसके बाद लिख सकते हैं आपका एनी बेसेंट को लिख सकते हैं, फूलो झानो का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आप लोग लिख सकते हैं। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाले 4 पुरुषों के नाम लिखे। तो 4 पुरुष कौन कौन से हो गए, तो एक महात्मा गांधी लिख सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मंगल पांडे, नाना साहेब, ठीक है। आपका लिख सकते हैं चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये सब आप लिख सकते हैं। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि असहयोग आंदोलन को क्यों स्थगित करना पड़ा था। तो पहले ये बताइए कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1920 में शुरू हुआ था, ठीक है। तो वही देखिए यहाँ पे लिखना है कि गांधी जी अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले थे। आपको मालूम होना चाहिए जो गांधी जी हैं ये हिंसा को एक जरा सा भी प्रमोट नहीं करते थे, यह अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति थे। लेकिन 1922 में असहयोग आंदोलन के दौरान चोरी चौरा नामक जगह पर कुछ भीड़ ने पुलिस थाने पर हमला कर दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इसी से दुखी होकर के गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। देखिए उसके बाद क्या होता है, जब 1920 में आपका असहयोग आंदोलन को शुरू किया जाता है, फिर 1922 आता है और वहाँ पे क्या होता है कि गोरखपुर में एक जगह है आपका चोरी चौरा नामक, उस जगह में क्या होता है कि जो कुछ भीड़ थे गुस्साई भीड़ ने क्या क्या पुलिस थाने पर हमला कर दिया और पुलिस थाने को जला दिया, जिसमें आपके 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। और इसी से दुखी होकर के जो महात्मा गांधी
थे, इन्होंने क्या था, असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दिया था। ठीक है, तो ये आपका असहयोग आंदोलन वापस होने का कारण था। ठीक है, इसी वजह से आपका असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा था। क्लियर है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मार्को पोलो कौन था, वह भारत क्यों आया। तो देखिए मार्को पोलो इटली का एक यात्री था, वह भारत भ्रमण के लिए आया था, उसने चीन की भी यात्रा की थी। ठीक है, तो ये कौन था, आपका भारत भ्रमण करने के लिए आया था मार्को पोलो, और इटली का एक यात्री था, उसने आपके चीन की भी यात्रा किया था। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भारत के कौन से दो प्रांत अगस्त 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच बांटे गए थे। तो देखिए जब भारत की बंटवारा हुआ था ना, उस समय दो प्रांत को आपका दो भागों में बांटा गया था। ठीक है, एक था आपका पंजाब, आधा पंजाब आपका पाकिस्तान को दिया गया था और आधा पंजाब आपका भारत को। ठीक, उसी प्रकार से एक था आपका बंगाल, आधा बंगाल जो आज का बांग्लादेश है, ये पाकिस्तान का ही पहले भाग था जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। तो आधा पूर्वी बंगाल को आपका पाकिस्तान को दिया गया था और आपका पश्चिमी बंगाल आज का पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो कौन से दो स्थान बांटे गए थे, तो याद रखना है एक पंजाब और एक आपका बंगाल। तो ये लिखना है कि 1947 में भारत के दो प्रांत बंगाल, पंजाब और बंगाल पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच बांट दिया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अल बरूनी द्वारा भारत का वृत्तांत लिखने में आई किन्हीं दो अवरोधों का उल्लेख करें। देखिए अल बरूनी द्वारा जब भारत मोहम्मद गजनवी के साथ आया था तो उन्होंने यहाँ पे समाज का उल्लेख किया था, कौन से पुस्तक में, तो आपका किताबुल हिंद पुस्तक में। ठीक है, तो लेकिन वो यहाँ पर तो आपका विदेश से आया था ना जी, तो यहाँ की भावनाओं को समझने, यहाँ के रीति रिवाजों को समझने के लिए उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। ठीक है, तो वही लिख देना है कि पहली कठिनाई थी भाषा की कठिनाई, यानी कि यहाँ पे अलग भाषा चलता था, संस्कृत के भावों को अरबी और फारसी में व्यक्त करना कठिन था। दूसरी थी धार्मिक रीति रिवाजों एवं मान्यताओं का में भिन्नता, ये सब दो कठिनाई था। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बंगाल की अस्थायी भूमि बंदोबस्त की वही दो विशेषताएं लिखें। तो देखिए पहला विशेषता क्या लिखना है कि इस्तेमारी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल चार्ल्स कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल प्रांत में लागू किया गया था। पहला क्या विशेषता था, देखिए आपका जो अस्थायी बंदोबस्त है ना, इसे आपका इस्तेमारी बंदोबस्त भी कहा जाता है। ठीक है, तो पहली विशेषता क्या होगी कि जो आपका इस्तेमारी बंदोबस्त है इसे 1793 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल चार्ल्स लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा आपका बंगाल के प्रांत में लागू किया गया था। ठीक है, दूसरा लिखना है कि इस बंदोबस्त के अंतर्गत बंगाल के संपूर्ण कृषि योग्य भूमि जमींदारों को दे दी गई थी। मतलब ये जो आपका अस्थायी बंदोबस्त को लाया गया था, इस बंदोबस्त के क्या हुआ था, जितने भी कृषि भूमि योग बंगाल में थी ये सारा जमींदारों को दे दिया गया था। इस संपदा पर भू राजस्व निर्धारित किया जिसे जमींदार निश्चित समय पर सरकार को जमा करते थे, अन्यथा उनकी जमीन नीलाम कर दी जाती थी और इस जमीन पर आपका टैक्स को जमा किया जाता था सरकार के पास। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये आपका 2 नंबरिया क्वेश्चन था। अब इसके बाद आपका 3 नंबरिया क्वेश्चन को भी अपलोड करूंगा। बाकी बात आपका 5 नंबरिया क्वेश्चन का और 3 नंबरिया क्वेश्चन का आपका 3 वीडियो अपलोड हुआ है, उससे भी आप लोग 2-3 वीडियो उससे आप लोग जरूर देख लीजिएगा, उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है। और आपका कल सुबह, ठीक है, एग्जाम के सुबह आपका वो 2 वीडियो 3 वीडियो उसी दिन आएगा, सुबह 3 वीडियो, वो 3 वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। साथ ही साथ जो आपका PYQ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का किसने किसने देख लिया एक बार कमेंट कीजिएगा। 2012 से लेकर के 2024 तक का उसको आप लोग जो 200 टॉप 200 VVI क्वेश्चन करके करवाया हुआ हूँ। ठीक है, तो उसको उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिए, किसने किसने देख लिया आप लोग कमेंट कीजिएगा। बाकी बात अगर आप चाहते हैं कि और भी आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आइए सर, तो मैं और भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, लेकिन बस शर्त ये है कि आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए और आराम से सुन के पढ़िए। ठीक है, आराम से ध्यान से सुनिएगा ना भाई, तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जरूरी नहीं कि इसी पॉइंट पे लिखना है, इसको आप पहले भी लिख सकते थे, इसको बाद में भी लिख सकते हैं, मैं आपको अच्छे से समझाते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, तो उस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और भी मैं क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। पॉलिटिकल साइंस का भी आपका PYQ क्वेश्चन अपलोड हो चुका है 200 क्वेश्चन का, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डिमांड था, क्योंकि आपका गैप तो दे नहीं रहा है पॉलिटिकल और हिस्ट्री में। आज हिस्ट्री है मान के चलिए, तो कल पॉलिटिकल इस तरह का टाइम था, तो इस वजह से मैंने सारा क्वेश्चन आपको करवाया है, उससे आप लोग जरूर देख करके जाइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।